हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो हम लोग इस शेयर के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग किस किस पॉइंट पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर कैसे मूव किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी का ब्रीफ डिटेल, ये कंपनी क्या करती है। फिर हम लोग इसके डी एनालिसिस करेंगे, पी एनालिसिस करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे एंड अदर पॉइंट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। कुछ हम लोग टेक्निकल पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें कहाँ है। और वो न्यूज़ हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, जो न्यूज़ है वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे जिसके कारण इसका शेयर अचानक से भागा और उस न्यूज़ की असलियत क्या है, उसके आधार पर ये शेयर कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर, इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था थर्सडे के दिन का, वो 132.30 का था, ठीक है। ये प्रीवियस क्लोज था। यहां से ये शेयर अगले दिन ओपन होता है 136 पे, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप अप है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.8% ऊपर खुलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या शेयर मार्केट इतना ऊपर खुला था? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों खुला? क्योंकि न्यूज़ था, ठीक है ना। यहाँ इसकी ओपनिंग प्राइस है और फिर ये यहीं नहीं रुकता है, हल्का सा एक बार तो ये नीचे जाता है 134.30, यहाँ तक ये जाता है, लेकिन उसके बाद ये लगभग 5% तक ऊपर जाता है, 139 को ये टच कर देता है, ठीक है। यहाँ मतलब हो गया लगभग 5%, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। 5% का ये हाई बनाता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो क्या था, 5% ऊपर तक अगर कोई शेयर जा रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा, उसके पीछे न्यूज़ होगा तभी जाएगा। कोई भी शेयर अगर 5, 7, 8% जा रहा है ऐसे नहीं जाएगा, कोई बहुत स्ट्रांग न्यूज़ होता है तभी जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ जरा ये भी चीज़ देख लीजिए, इसका जो 52 वीक का हाई है, जो 52 वीक का हाई है वो है 272.85, ठीक है। और जो लो है वो 119.55। यहाँ इसका ये 52 वीक का हाई एंड लो है, ठीक है। ये चीज़ देखना क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई और लो से की तुलना में एट प्रेजेंट अभी कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए ये अपने लो के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है ना। और फाइनली ये क्लोज कहाँ होता है? ये क्लोज हो जाता है 135.50, इसी आसपास में, ठीक है। मतलब जहाँ पर खुला था वहाँ पर भी ये टिक नहीं पाता है, ठीक है। उस लेवल को भी तोड़ के हल्का सा नीचे आ जाता है, हालांकि प्रीवियस क्लोज से ऊपर रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इन चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे ऐसा हुआ कैसे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कंपनी के ब्रीफ, कंपनी का ब्रीफ परिचय से कि कंपनी करती क्या है। देखिए, ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लीजिए ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका कारोबार केवल इंडिया में नहीं है। ये इंडिया में भी सप्लाई करती है अपने सामान का और वर्ल्ड में भी। कौन से सामान का? ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है, ठीक है। अब आपको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। आपने कार का डैशबोर्ड देखा होगा, आपके कार में कई तरह के वायर लगे होते हैं और भी कई तरह की चीज़ें लगी होती है कार में, या और भी अदर जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उसमें तो जो ऑटोमेटिव कंपोनेंट होते हैं उसमें जो सामान लगते हैं, उस कंपनी को ये बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। और इसको टक्कर देने वाली कंपनी कौन है? बॉश, ठीक है ना, और है मिंडा इंडस। ये सब इसको टक्कर देने वाली कंपनी है, लेकिन बॉश और मिंडा इंडस की तुलना में इसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए मदरसन सुमी, ये सबसे इसका मार्केट कैपिटल कितना है मदरसन सुमी का? 61,281 करोड़। बॉस इसकी तुलना में छोटी कंपनी है, इसका 41,000 का मार्केट कैपिटल है, मिंडा का 27,000 का है, ठीक है ना। ये देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है इसका हम लोग डिटेल्स देख लिए। अब हम लोग आगे आते हैं, इसका पी एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पी एनालिसिस अगर करें तो हम लोग देखते हैं इसका पी जो है 41.80 है, ठीक है। लेकिन पी को कभी भी आप अकेले नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे उसके इंडस्ट्री के पी वैल्यू के साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री का जब आप पी वैल्यू देखेंगे तो इसका इंडस्ट्री का जो पी वैल्यू है वो है 23.91, ठीक है। मतलब अपने इंडस्ट्री के पी वैल्यू से इसका पी वैल्यू हाई है, मतलब ये स्टॉक जो है ये थोड़ा कॉस्टली है।
ठीक है। सेक्टर का पी वैल्यू भी कुछ लोग देखते हैं, लेकिन सेक्टर देखिए बहुत ब्रॉड चीज़ हो जाता है। सेक्टर का पी वैल्यू 71.55 है, और सेक्टर कौन सा, निफ्टी ऑटो, ठीक है। लेकिन ये बहुत ब्रॉड हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाता है। ज़्यादा अंदाज़ा आपको इससे लगेगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री उसके छोटा चीज़ हुआ, उससे सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री पी के अंदर स्टॉक पी, जो ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग देखेंगे कर्ज। कर्ज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई कंपनी कितने कर्ज में डूबी है या नहीं है, उसको कैसे वो हैंडल कर रही है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस कंपनी के ऊपर एट प्रेजेंट जो कर्ज है ना, जो डेप्ट है, वो है 12,218 करोड़, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका डी वैल्यू क्या हो गया, डी वैल्यू हो गया 0.97। देखिए अब ये डेप्ट का डेटा कई जगहों पर अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। कुछ ग्रॉस डेप्ट को दिखाते हैं, कुछ नेट डेप्ट को दिखाते हैं। हम लोग ग्रॉस डेप्ट देख रहे हैं, टोटल कर्ज, ठीक है ना। तो कई जगह पे आपको हो सकता है 4,000 करोड़ ही दिखेगा, लेकिन वो केवल नेट डेप्ट दिखा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रॉस डेप्ट देखा जाता है, ठीक है। 5 साल पहले इसके ऊपर कर्ज क्या था, 5 ईयर एगो, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा। देखिए 5 साल पहले इसका कर्ज था 6068 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ हुआ है कर्ज में, ठीक है। लेकिन जब भी इसको देखिएगा तो आप ये भी डेटा एक बार जरा चेक कर लीजिएगा कि इसका मार्केट कैपिटल 5 साल में उसमें कितना ग्रोथ हुआ, उससे कंपेयर करके इसको देखिएगा, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी डी वैल्यू 2.0 से ऊपर हो जाए ना, तो अलर्ट हो जाइएगा और उस कंपनी से निकलने के बारे में आप जरूर एक बार विचार करिएगा, क्योंकि यहां है खतरा। जो कंपनी के ऊपर 2.0 जिसका डी वैल्यू चला गया कर्ज का, मतलब वो कंपनी कर्ज के दुष्चक्र में घुस चुकी है अच्छी तरह से, ठीक है। और किसी का 3, 4, 5 है तब तो फिर खतरा ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उसमें कभी भी डी वैल्यू ऐसे मत देखिएगा। उन कंपनियों का मोडस ऑपरेंडी ही होता है कर्ज लेकर कारोबार करना, तो वहां पर हम लोग डी वैल्यू कैसे नहीं देखते हैं, वहां अगर देखिएगा तो बेवकूफ बन जाइएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तीसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है समझा देता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ मैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर हैं, तो वो 1 लाख शेयर कहाँ कहाँ पर है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको समझ में आएगा कि वो कंपनी के शेयर कहाँ हैं और क्या हमें उस कंपनी में घुसना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, इस कंपनी के जो शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है प्रमोटर्स के पास, ठीक है। प्रमोटर कौन, प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक, ठीक है। तो इनके पास मार्च 19 इस समय इनके पास थे 61.73% शेयर, ठीक है। बढ़िया अमाउंट है, हमेशा 40% से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी के मालिकों के पास ही शेयर नहीं है उस कंपनी के, मतलब कि उस कंपनी के मालिकों ने अपनी कंपनी पे ही भरोसा नहीं रखा है, ठीक है। नॉर्मली यही माना जाता है कि जिस कंपनी के मालिक को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो फिर आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे आता है FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इनके पास से 18.11% ऑफ शेयर। तीसरे नंबर पे आता है DII, यहां पे क्या है, इनके पास है 9.72% ऑफ शेयर। कब, मार्च 19 में। तो मार्च 19 के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी से इसको कंपेयर करना होगा कि एट प्रेजेंट क्या है और इसमें चेंज कैसे आया। चेंज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रमोटर के होल्डिंग में कोई चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बढ़िया साइन है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं तो फिर अलर्ट होने की जरूरत है कि कंपनी के मालिक अपना शेयर क्यों बेच रहे हैं। FII, इसमें क्या हुआ है, इसके जो शेयर हैं अब हो गए हैं 16.43%, मतलब क्या, लगभग 10%, 9.28% गिर चुका है इनका होल्डिंग FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। और DII हो चुके हैं कितना, इनका हो चुका है 13.87%, मतलब यहाँ हम लोगों को 42% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है DII के इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक के पास पहले थे 10.45% और अब हो गए हैं 7.98%, मतलब पब्लिक के पास से लगभग 23% शेयर निकल चुके हैं, ठीक है। मतलब वो निकल करके कहाँ गए, वो चले गए DII के पास। तो ये एक बढ़िया साइन है। पब्लिक के पास कभी भी शेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर किसी कंपनी में आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक का दिख रहा है ना 40%, 50%, 60%, रुक जाइएगा, देख लीजिएगा। क्यों भाई, FII और DII ये दोनों है स्मार्ट लोग, ये रिसर्च करके पैसा डालते हैं, आपके मेरी तरह नहीं कि सुबह उठे और पैसा डाल दिया, ठीक है। तो
अगर किसी कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है, रुक जाइएगा। वो कंपनी जब टूटेगी ना तो वो टूटते हुए कहाँ नीचे चली जाएगी पता नहीं। जब तक दे रही है तब तक दे रही है, ठीक है, लेकिन जिस दिन फंसाया आपका पैसा, पानी नहीं मांगिएगा, ऐसा नीचे गिरेगा वो। ठीक है, जोमेटो उदाहरण है, देख लीजिए। जोमेटो का शेयर होल्डिंग पैटर्न जाकर के देख लीजिएगा कैसा है। प्रमोटर है ही नहीं, ठीक है, FII का पता नहीं चलेगा आपको। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर है, आप देखिए नतीजा क्या है। ये 169 था, शेयर मार्केट 10% टूटता है तो ये शेयर 50% टूट गया। ठीक है ना, क्लासिक उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जोमेटो का शेयर खराब है, जोमेटो भी अच्छा कंपनी है, अच्छे शेयर है, लेकिन आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि देख लीजिए। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्यों देखा जाता है, क्यों कुछ लोग परेशान होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट बताओ क्या हुआ। आप इस बात को समझिए, अगर कोई कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, कंपनी का उद्देश्य क्या है? कोई आदमी कंपनी क्यों बनाता है? कंपनी इसलिए बनाता है ना कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, इसलिए थोड़े बनाता है कि मुझे लॉस कमाना है, मुझे दान देना है। तो अगर कोई कंपनी जहां 2000 लोग काम कर रहे हैं, 5000 लोग काम कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े माइंड के लोग CEO बनकर बैठे हुए हैं, वो कंपनी अगर खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो आपको कहां से प्रॉफिट मिलने वाला है उसके शेयर से? ठीक है, तो इस चीज़ को देखना जरूरी है। 2017, कम से कम हम लोग 5 साल देखते हैं, कई लोग तो 10 साल भी देखेंगे। देखिए यहाँ 10 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ नेट प्रॉफिट। तो हम लोग 5 साल के डेटा को फिलहाल एनालाइज करेंगे, आप चाहें तो 10 साल का भी कर सकते हैं। 5 साल देखिए, 2017 में इसने प्रॉफिट कमाया 1554 करोड़, 2018 में इसने प्रॉफिट कमाया 1597 करोड़। अगेन यहाँ भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभी आपको डेटा में वेरिएशन मिलेगा कुछ वेबसाइट में, घबराइएगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ दिखाएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कुछ दिखाएंगे स्टैंड अलोन प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए डेटा में वेरिएशन मिलेगा। 2019 में इसने कमाया 1613 करोड़ प्रॉफिट, 2020 में इसने कमाया 1170 और 2021 में इसने कमाया 1039। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, 2.77% का ग्रोथ देखने को मिल रहा। ठीक है, यहाँ 1% का ग्रोथ है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट में 27% डाउन साइड चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 11% डाउन साइड चला गया। इसी कारण ये स्टॉक आप देखिएगा कुछ समय से प्रेशर में बना हुआ है। ठीक है, तो 2021 तक का तो डेटा हमारे पास है। 2022 का क्या सीन है, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में, हमारे पास Q1, Q2 और Q3 का डेटा आया हुआ है, Q4 का डेटा अभी नहीं आया है। ठीक है, तो Q1 का डेटा क्या है, उससे हम लोग को अंदाजा लगेगा कि ये अभी कंपनी कितना प्रॉफिट साल में देने वाली है। Q1 का डेटा जो है वो है 290 करोड़, Q2 का डेटा है 217 करोड़ और फिर है 245 करोड़। मतलब क्या, अगर आप इस तीनों को जोड़ दें तो 752 करोड़ का प्रॉफिट तो ये कंपनी कमा चुकी है। ठीक, क्या ये कंपनी अब इसको टच कर जाएगी? पिछले साल जितना प्रॉफिट था मोस्ट लाइकली लग तो रहा है कि वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन क्या ये कंपनी 2 साल पहले 3 साल पहले जहां थी वहां पहुंच जाएगी? बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। मतलब ये कंपनी अभी भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है जितना 18, 19, 17 में कमा रही थी। 17, 18, 19 में देखिए 1500 करोड़ कमा रही थी, और अभी ये 1000 करोड़ के लिए स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, तो इससे आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा कि ये कंपनी इन फ्यूचर क्या करने वाली है। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं। देखिए कुछ कंपनियां होती हैं ना जो डिविडेंड देने के लिए मशहूर होती हैं, तो ये कंपनी डिविडेंड देती है ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं देती है पर दे देती है। 2017 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, मैं डिविडेंड को भी समझाऊंगा अभी। 2018 में इसने 2.25 का डिविडेंड दिया था। ठीक है, 2019 में इसने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 2020 में इसने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और 2021 में इसने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अब देखिए कुछ वेबसाइट आपको क्या बताएंगे कि 200% का डिविडेंड है। ठीक है, यहाँ दिखाएंगे आपको 150% का डिविडेंड है। अब आप बड़ा खुश हो जाएंगे कि भाई 150% का डिविडेंड, मतलब ऐसा है क्या कि मैंने जितने पैसे लगाए केवल डिविडेंड में मुझे 150 करोड़ 150% मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको ये देखना होगा इसका फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है मात्र 1 रुपये, मतलब 1 रुपये का 150%। ठीक है, अगर आपके पास 1 शेयर है तो इसका मतलब है 1 रुपये का 150%, वो कितना हुआ? 1.5 रुपया हुआ। ठीक है, और शेयर मिल कितने में रहा है? 1 रुपये। एक शेयर, भले फेस वैल्यू 1 रुपये है लेकिन शेयर मिल रहा है 136 रुपये में। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा देता हूं। अगर 2020 में आपने इस कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए थे तो ऑलमोस्ट मानकर चलिए उस समय आपके पास 3500 शेयर रहे होंगे। ठीक है,
3500, 3600, 3700 शेयर समथिंग रहे होंगे। और अगर आपको इसमें एक शेयर पे ₹1.5 मिल रहा है, मतलब वही कोई 5,500 से 6,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये डिविडेंड उतना भी बड़ा नहीं है जितना ये परसेंटेज में दिखता है। ठीक है, हाँ, इसका यही फेस वैल्यू 10 रुपये होता तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिखता, लेकिन उतना नहीं है, ₹1 का फेस वैल्यू है, और जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो फेस वैल्यू पे मिलेगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट पे देख लेते हैं। देखिए इसका एट प्रेजेंट RSI वैल्यू जो है ना वो है 39.6। मतलब क्या है, देखिए जब ये RSI का रेंज है, जैसे 70 से जब ज़्यादा हो जाता है RSI ना, तो इसको हम लोग मानते हैं ओवर बाउट, और 30 से नीचे हो जाता है तो इसको हम लोग मानते हैं ओवर सोल्ड। 30 से नीचे अगर कोई कंपनी का शेयर मिल रहा हो ना, और उस कंपनी में कोई भारी नेगेटिविटी नहीं आई है, आप परचेस कर सकते हैं, वो तुरंत रिटर्न बैक मारेगा। 70 से ऊपर अगर किसी कंपनी का RSI वैल्यू गया हुआ है ना, वहाँ खरीदने से परहेज करिएगा। ठीक है, बहुत चांसेस है कि वो नीचे गिरेगा। 100% ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा। ठीक है, हो सकता है 70 से ऊपर गया हो और वो भागता ही चला जाए और लंबे समय तक वहाँ रुक जाएगा ना, तो वही उसी शेयर प्राइस पे उसका RSI फिर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका RSI है 39.6, मतलब समवेयर यहाँ पर है। मतलब ये ना तो ओवर सोल्ड की तरफ है, ना ये ओवर बाउट की तरफ है। शेयर इसका हम लोग कह सकते हैं महंगा है थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर कंपनी के फंडामेंटल आपको स्ट्रांग लगते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखिए इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 138.30 पे, यहाँ इसका पहला रेजिस्टेंस इसको मिलता दिख रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है 142.50 पे क्लियर कट है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट इसको जो पहला दिख रहा है वो 131 पे दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो है वो जो इसको दिख रहा है वो 133 पे दिख रहा है। सॉरी, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ठीक है ना, अब आगे आइए, लास्ट दिन हुआ क्या। देखिए लास्ट दिन ऐसा हुआ है ना कि इस कंपनी को मिला है बोइंग से ऑर्डर। बोइंग कंपनी आप जानते हैं जो बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, तो उसने इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, और ये न्यूज़ छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। इसको लेकर के NSE ने इससे स्पष्टीकरण भी मांगा है कि ये जो न्यूज़ छपी है, ये NSE का काम है। कोई भी न्यूज़ अगर किसी कंपनी के बारे में आती है तो वो इसको स्पष्टीकरण के बजाय क्लैरिफिकेशन मांगता है NSE। तो NSE ने एक क्लैरिफिकेशन लेटर इशू किया कि भाई साहब ये जो न्यूज़ छपी है इसके बारे में बताइए। तो अभी उसका जवाब आया या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन कुणाल बजाज जो इसके CEO हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हमें बोइंग से ऑर्डर मिला है। अब उस ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह हो सकता है वो देंगे, NSE को देंगे ही, मांगा गया तो देना ही है। लेकिन यही कारण है कि बोइंग कंपनी से इनको जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इस कंपनी के शेयर जो ये अचानक से ऐसे भागे ना, यहाँ हम लोग देखें ना, ये कंपनी का शेयर अचानक से देखिए, ये जो 132 पे क्लोज था, फिर सडनली 136 पे ओपन होता है, 139 पे चला जाता है। तो ये जो हो रहा है ये इसी के कारण हो रहा है। ये जो बोइंग कंपनी का ऑर्डर मिला ये यहीं से आ रहा है। ठीक है, ये तेजी। तो अब उस दिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। देखिए उस दिन जो टोटल शेयर खरीद बिक्री हुई, जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जो ट्रेड हुआ, वो हुआ है 1,88,70,196 NSE पे। ठीक है, इतने शेयर का हुआ है ट्रेड। लेकिन रिमार्केबल चीज क्या है, टोटल कितने शेयर डिलीवरी में खरीदे गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मात्र 33,90,867। और यही कारण है कि 132 पे वो शेयर क्लोज हुआ था, 136 पे खुला और वापस 136 से भी नीचे आकर के क्लोज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिलीवरी है ये परसेंटेज में निकालिएगा तो 17.9%, मात्र इतना डिलीवरी में शेयर ये खरीदा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सामान्य तौर पे क्या होता है, ये 40-50% डिलीवरी पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इसका अगर 20 डेज का एवरेज निकालेंगे ना, कि कितना 20 डेज का एवरेज, कि इस शेयर के नॉर्मली कितना शेयर डिलीवरी में खरीदे जाते हैं एक दिन में, तो 20 डेज का एवरेज है 39%, मतलब ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, लेकिन इस दिन क्या हुआ है, इसके केवल 17.9 मतलब केवल 18% के अप्रॉक्स जो है शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं। यही कारण है कि ये टिक नहीं पाया है ऊपर। ठीक है, एनीवे एट प्रेजेंट क्या है, देखिए रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो MK जो ग्लोबल फाइनेंस है इसका कहना है कि बाई करिए। टारगेट क्या रखिए 300। ICICI डायरेक्ट इसका कहना है बाई करिए, टारगेट रखिए 270। ठीक है, तो सेल करने का या बियरिश नेचर का टारगेट अभी कहीं से मिल नहीं रहा है। सामान्य तौर पे सभी जगह से हम लोगों को बाई टारगेट ही मिल रहा है। ठीक है,
ये इस कंपनी का अभी तक का एनालिसिस था। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरे वीडियो को इस्तेमाल कीजिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन, या मैं इसके लिए ना तो रजिस्टर्ड हूँ ना मैं ऐसा कभी देता हूँ। आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए कृपया प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, खुद से एनालाइज करके तब जाकर डिसीजन लीजिए। मेरे कहने पे कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करिए, मैं कभी कहता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एनालाइज करता हूँ, जो मेरी बुद्धि है, जितनी समझ है, जितनी जानकारी है, उतने के आधार पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।